हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेमोरॉइडेक्टमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि पाइल्स क्या होते हैं, बवासीर क्या होते हैं, अब देखेंगे कि उसका ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है और किन तरीक़ों को अपनाया जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और इसमें हम लोग सारी जानकारी लेंगे कि ऑपरेशन से पहले क्या किया जाता है और ऑपरेशन के बाद क्या किया जाता है, ऑपरेशन का जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हेमोरॉइडेक्टमी होता क्या है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल हेमोरॉइड्स दैट आर एक्सटेंसिव और सीवियर। सर्जरी तभी करेंगे जब ये सीवियर होगा। छोटे मोटे अभी बवासीर बन रहे हैं, खून नहीं निकल रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो ऑपरेशन की नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो सर्जिकल रिमूवल किसका? तो इंटरनल या एक्सटर्नल हेमोरॉइड का। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल हेमोरॉइड इज़ नॉन एज हेमोरॉइडेक्टमी। एक लाइन का ये आपका डेफिनेशन हो गया। बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है हेमोरॉइड्स के लिए। हेमोरॉइड का डिफिनेशन: swollen and inflamed vein in the rectum and anal canal। एनल कैनाल में, रेक्टम में जब आपका swollen और inflamed vein होता है उसी को हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके एपिडेमियोलॉजी को, यानी इंसिडेंस को। तो ये किस एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो 45 से 60 साल की उम्र में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। हेमोरॉइड का जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो कितना है? तो 10% केसेज में ऑपरेशन का नीड होता है। ठीक है, अब इसके इंडिकेशंस को समझेंगे हम लोग। तो इंडिकेशंस में क्या है? तो 3rd और 4th डिग्री जो हमारा है, 3rd और 4th ग्रेड जो है हेमोरॉइड का, उसी में ऑपरेशन का ज़रूरत होगा। तीसरे में क्या था कि प्रोलैप्स था और उसमें मैनुअल रिडक्शन की नीड थी। यानी जब आप डेफिकेशन यानी जब आप फीकल मैटर पास कर रहे होते हैं तो उस टाइम में वो बाहर निकल जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, और आप उसे उंगली से अंदर करेंगे तब वो अंदर जाएगा। चौथा है कि वो परमानेंटली बाहर निकला हुआ है। ठीक है, परमानेंटली प्रोलैप्स है, तो उसे सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। यानी 3rd और 4th ग्रेड जो है हेमोरॉइड का, उसमें ऑपरेशन की नीड होगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो रेक्टोसील। रेक्टोसील अगर हुआ, यानी रेक्टम वाले रीजन से प्रोलैप्स है, ठीक है, तो उस रीजन में भी उस केस में भी हम लोग नहीं करेंगे ऑपरेशन। पेशेंट अगर बहुत सारी बीमारियों के साथ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पॉजिटिव पेशेंट है, बहुत सारी मेडिकल कोमॉर्बिडीज़ हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है कि और बहुत सारी बीमारियां हैं मरीज़ को और वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो मरीज़ जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनकी डायबिटीज़, उनका जो हाइपरटेंशन है, जो भी बीमारियां हैं, वो अगर कंट्रोल्ड होंगी तब ऑपरेशन हो सकता है। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिजॉर्डर और आईबीडी डिजीज़ का प्रेजेंस होना, यानी कि अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जिसमें क्रॉन्स डिजीज़ है, तो उन्हें भी ऑपरेशन के लिए प्रोसीड नहीं किया जा सकता, उनको भी ऑपरेट अभी नहीं किया जा सकता। उसको कंट्रोल करना होगा उस बीमारी को, तभी ऑपरेशन हो सकता है। अगर किसी को ब्लीडिंग डिजॉर्डर है, तो अगर ज़्यादा खून निकलने लगेगा ऑपरेशन के दौरान तो क्या करिएगा? डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है कि ब्लीडिंग डिजॉर्डर को भी यहाँ पे कंट्रोल करना है। प्रोसीजर क्या क्या हो सकते हैं? तो ओपन हेमोरॉइडेक्टमी है, ठीक है, ये मिलिगन मॉर्गन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टमी, जिसको फर्ग्यूसन्स टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। ओपन को मिलिगन मॉर्गन टेक्निक और क्लोज्ड को जो है वो फर्ग्यूसन्स टेक्निक के नाम से जाना जाता है। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या है? तो बॉवेल को प्रिपेयर किया जाता है फॉस्फेट या बेरियम एनिमा देके। नील पर ओरल रखा जाता है। अगर मरीज़ जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में ऑपरेट होने वाला है, पूरी तरह से बेहोश होकर ऑपरेट होने वाला है, तो नील पर ओरल रखना ज़रूरी है। 8 घंटे पहले से मरीज़ को कुछ भी खाना नहीं होता है।
एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पूरा जो भी एक्सरे वगैरह है, MRI जो भी नीड था वो सब डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए। कंसेंट होने चाहिए मरीज़ के पास, मरीज़ का लिखित होना चाहिए कि अगर सर्जरी के दौरान अगर कुछ भी रिस्क होता है वो सब कुछ डिस्कशन किया हुआ होता है। मेनली आप समझिए कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, मरीज को जानकारी होनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। वाइटल मॉनिटरिंग होने चाहिए, वाइटल स्टेबल होने चाहिए। वाइटल में क्या, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट वगैरह जो भी नॉर्मल वैल्यू होते हैं वाइटल्स के, यानी नॉर्मल होना चाहिए मरीज़, तभी ऑपरेट हो पाएगा। एनेस्थीसिया में क्या क्या दे सकते हैं, मेनली हमारा लोअर एब्डोमिनल रीजन, लोअर रीजन का ये है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट का। और इंटेस्टाइन कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। हमारे ऊपर के हिस्से में क्या है, चेस्ट है, हाथ है, सिर है, ये सब। नीचे वाले रीजन में पैर हैं, जेनाइटल एरिया है, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह हैं। तो नीचे वाले रीजन को शून्य करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं और एपिड्यूरल भी दे सकते हैं। और अगर छोटे मोटे 1-2 हेमरॉइड्स हैं और लोकल में उन्हें किया जा सकता है तो लोकल एनेस्थीसिया दे के कर देंगे। बहुत ज़्यादा हैं तो जनरल एनेस्थीसिया की नीड होती है। पोजीशन कौन सा रखेंगे, तो फर्स्ट है जैक नाइफ रख सकते हैं, लिथोटमी पोजीशन रख सकते हैं, या फिर नीचेस्ट पोजीशन रख सकते हैं, ठीक है। अप्रोच कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो ओपन हेमरॉइडेक्टमी कर सकते हैं, क्लोज्ड हेमरॉइडेक्टमी कर सकते हैं और स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टमी कर सकते हैं। अब इन तीनों प्रक्रिया को, तीनों प्रोसीजर को एक एक करके हम लोग समझेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एनेस्थीसिया दिए, पोजीशन दिए, पोजीशन बनाने के बाद पेंटिंग और ड्रैपिंग कर देते हैं। सेवलॉन स्प्रिट बीटाडिन से वहाँ एकदम पेंट कर दिए हैं। तो हेमरॉइड के केस में मेनली सेवलॉन और बीटाडिन से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिट यूज़ किए तो हो सकता है वहाँ मरीज़ को बहुत ज़्यादा ही बर्निंग सेंसेशन हो, यानी जलन हो, थोड़ा इरिटेशन हो, तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सेवलॉन बीटाडिन से क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो पेंटिंग और फिर टॉवेल, स्टेराइल टॉवेल और सीट से वहाँ पे अच्छे से कवर कर दिए। अब क्या करना है कि वी शेप्ड कट ऑन द स्किन अराउंड द हेमरॉइडल कुशन। तो अब क्या करना है, वी शेप का एक कट लगाना है, ठीक है। हेमरॉइड जहाँ पे है उसके चारों तरफ स्किन के ऊपर क्या लगाना है, वी शेप्ड कट लगाना है। हेमरॉइडल कुशन को डिसेक्ट करना है, अलग करना है। अब क्या करना है कि सूचर के हेल्प से उसे बांध देना है, यानी जहाँ से वो बवासीर का जो स्वोलन वेन है, जो वेन है जो कि इन्फ्लेम्ड है, उसके एकदम जड़ पर क्या करना है कि सूचर से यानी धागे से बांध देना है, उसे फिर कट करना है। और इसी प्रोसेस को सारे बवासीर के लिए, सारे हेमरॉइड्स के लिए कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब सारे हेमरॉइड्स को रिमूव कर देंगे तब वो जो घाव है उसे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो मसल्स हैं, जो भी वहाँ के टिश्यू हैं, वो अपने आप हील कर जाएं, ठीक है। वो अपने आप भर लेते हैं घाव को, मेडिकेशन चलती है, ड्रेसिंग होते रहती है और वो अपने आप वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो ये आपका ओपन है जिसमें कि सूचर्स का ज़रूरत नहीं है, टाँके यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया आप समझ गए कि सबसे पहले सफाई करेंगे, फिर ढक देंगे, उसके बाद वी शेप्ड कट लगाएंगे, हेमरॉइडल कुशन को अलग करेंगे, फिर बांधेंगे, कट करके रिमूव कर देंगे। जितने भी हेमरॉइड्स हैं उन सब में यही प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर जो है रिमूव करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ड्रेसिंग करके और वो अपने आप हील कर जाएगा, ठीक है। कोई भी टाँके लगाने की, कोई भी सूचरिंग करने की नीड नहीं है। क्लोज्ड में भी सेम एज ऐसा ही करना है, पेंटिंग ड्रैपिंग कर देना है, वी शेप्ड कट लगा देना है हेमरॉइडल कुशन के चारों तरफ, स्किन के ऊपर डिसेक्शन करना है जहाँ पे आपका बवासीर बना है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, ठीक है, उसे सेपरेट कर लेना है, सूचर के हेल्प से उसे बांध लेना है और उसे कट कर लेना है। सारे हेमरॉइड्स के साथ ऐसे ही कट करके रिमूव कर लेना है। क्लोज में क्या करना है कि आपको एब्जॉर्बेबल सूचर अप्लाई करना है, यानी कि हो सकता है वाइक्रिल यहाँ पे यूज करें तो वाइक्रिल से यहाँ पे टाँके लगा देंगे, ठीक है। क्लोज में टाँके लगाएंगे और ओपन में टाँके नहीं लगाएंगे, मेन यही डिफरेंस है, नहीं तो सारे प्रोसेस सेम एज वैसे ही है।
अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है स्टेपल्ड, जो कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप समझ लेंगे। तो इसे ध्यान से सुनिए क्या है इसमें। स्टेपल्ड में क्या है कि सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया, पोजीशन बना दिया गया, पेंटिंग ड्रैपिंग कर दिया गया, सेम एज वैसा ही। इसमें क्या करना है कि कोई कट नहीं लगाना है। इसमें एनल कैनाल के अंदर सबसे पहले ऑब्ट्यूरेटर डालेंगे, एक औजार है ऑब्ट्यूरेटर, उसको डालेंगे ताकि एनल मसल्स, जो मसल्स हैं आपके लैट्रिन वाले रास्ते के, वो रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। फिर सर्कुलर डायलेटर को इंसर्ट करेंगे ऑब्ट्यूरेटर के साथ ही, ऑब्ट्यूरेटर डालें, फिर उसके अंदर सर्कुलर डायलेटर को डालना है। फिर क्या करना है कि जो एनल सर्कुलर डायलेटर हैं उसमें 4 ओपनिंग होती हैं, उन चारों को सूचर के हेल्प से फिक्स कर देना है, ठीक है। 3 या 4 सूचर से वहाँ पे उसको फिक्स कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इंसर्ट करना है पर्स स्ट्रिंग सूचर एनोस्कोप को। क्या करना है, तो एक औजार और है पर्स स्ट्रिंग सूचर एनोस्कोप, ठीक है। फिक्स कर लिए सर्कुलर डायलेटर को, अब एनोस्कोप को डाल दिए। अब क्या करना है कि जो पर्स स्ट्रिंग सूचर है उसको म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के साथ अंदर, यानी अब क्या करना है कि ये जो पर्स स्ट्रिंग सूचर है उसे अंदर प्रोसीड कर देना है। अब पर्स स्ट्रिंग एनोस्कोप को निकाल देना है और स्ट्रिंग सूचर जो था वो अंदर प्रोसीड कर दिए, अब एनोस्कोप को निकाल देना है। अब क्या करना है कि नाउ इंसर्ट फिंगर इनसाइड द एनस टू चेक यूनिफॉर्म सर्कम्फेरेंशियल क्लोजर। अब क्या करना है कि उंगली को एनस के अंदर, लैट्रिन वाला रास्ता है उसके अंदर उंगली डालना है और चेक करना है क्लोजर को, ये जो सूचर थे उससे हल्का बांध के, और वहाँ पे उसका जो सर्कम्फेरेंस है, जो घेरा है, यानी कि उसके क्लोजर के लिए एक होता है ना कि हम लोग डायमेंशन ले लेते हैं कितना आकार है, तो ये क्लोजर के लिए हम लोग वहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, फिंगर से। नाउ इंसर्ट हेमेरॉइडल सर्कुलर स्टेपलर एवब द पर्स स्ट्रिंग सूचर। जो हमने एनोस्कोप के थ्रू पर्स स्ट्रिंग सूचर को अंदर डाला था, प्रोसीड किया था, अब उसमें क्या करना है कि हेमेरॉइडल सर्कुलर स्टेपलर, ये एक नया औजार है, ये स्टेपलर को अंदर इंसर्ट कर देना है सूचर के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। नाउ मेक अ टाई एट द शाफ्ट। जो ये स्टेपलर है उसके शाफ्ट पे, आगे वाले पॉइंट पे आपको उस जो सूचर था उसे बांध देना है, टाई लगा देना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सूचर थ्रेडर पुल द एंड ऑफ सूचर लिटरली टू द स्टेपलर। ये जो आपका सूचर थ्रेडर पुल है, सॉरी सूचर थ्रेडर है, उसको क्या करना है कि खींचना है उसके हेल्प से। वो जो सूचर है उसके एक एंड को पकड़ना है और आपको जो है स्टेपलर के लेटरली यानी दाएं या बाएं, ठीक है, उस साइड में आपको जो है वो खींचना है। सूचर थ्रेडर पुल के हेल्प से सूचर को लेटरली खींच लिए। अब क्या करना है कि सारे जो भी हेमेरॉइडल टिश्यू हैं, जो भी हैं, वो एक पास आ जाएंगे खींचने पे। अब आपको स्टेपलर जो है वो फायर कर देना है। स्टेपलर फायर करेंगे यानी स्टेपलर अप्लाई कर दिए। अब क्या कर देगा ये कि वो पूरे जो हेमेरॉइडल कुशन है उसे निकाल देगा, ठीक है। अब क्या करना है कि जो एक्सटर्नल सूचर्स हैं, जो सूचर्स हैं बाहर निकले हुए हैं, उसे कट कर देना है। पुट और इंसर्ट द गॉज पीस। अब ये सर्जरी परफॉर्म हो चुकी है, सूचर बाहर का कट कर लिए हैं जो एक्स्ट्रा था। अब अंदर में ड्रेसिंग कर दीजिए, गॉज पीस रख दीजिए। यही आपका ये प्रोसीजर था। तो सबसे पहले पेंटिंग ड्रैपिंग कर लिए, एनेस्थीसिया पोजीशन पेंटिंग ड्रैपिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूरेटर इंसर्ट किए, फिर एनल सर्कुलर डायलेटर इंसर्ट किए ऑब्ट्यूरेटर के साथ में ही, फिर 3-4 सूचर से जो डायलेटर था सर्कुलर डायलेटर उसे फिक्स कर दिए। पर्स स्ट्रिंग सूचर एनोस्कोप इंसर्ट किए, फिर उसे अंदर प्रोसीड किए, ठीक है, पर्स स्ट्रिंग सूचर को। अब जो एनोस्कोप था उसे निकाल दिए। अब फिंगर से अंदर जो है वो क्लोजर के लिए सर्कम्फेरेंस को चेक कर लिए। अब क्या करना है इसमें कि अब आपको सर्कुलर स्टेपलर, जो हेमेरॉइडल सर्कुलर स्टेपलर है, वो इंसर्ट कर देना है सूचर के ऊपर। वहाँ पे अब जो आपका जो सर्कुलर स्टेपलर है उसके शाफ्ट यानी आगे वाले हिस्से में आपको टाई लगा देना है, जो सूचर था वहाँ पे उसे बांध देना है। अब क्या करना है कि सूचर थ्रेडर पुल के हेल्प से क्या करना है कि सूचर के एंड को पकड़ के और लेटरली खींचना है, ठीक है, स्टेपलर के लेटरली खींचना है और
खींचने के बाद स्टेपलर को अप्लाई कर देना है। अब इस तरह से जो हेमोरॉइडल टिश्यू थे वो बाहर निकल जाएंगे और निकलने के बाद क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सूचर है बाहर कट कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे प्रॉपर, बस हो गया ये सर्जरी परफॉर्म। अब क्या करना है कि स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी जो प्रोसीजर है उसे और दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है स्टेपल्ड हेमोरॉइडोपैक्सी। स्टेपल्ड हेमोरॉइडोपैक्सी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक स्टेपलिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसके मदद से हेमोरॉइडल टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। हेमोरॉइडल टिश्यू को एक स्टेपलिंग डिवाइस की मदद से, जो स्टेपलर है आपका, उसकी मदद से यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यानी स्टेपलर का यूज किए हेमोरॉइडल टिश्यू को बाहर निकालने के लिए। फर्स्ट टाइम 1998 में इटालियन सर्जन थे एक, एंटोनियो लैंगो ने इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। कब? तो 1998 में एंटोनियो लैंगो नामक सर्जन ने इसे परफॉर्म किया था। इस प्रोसीजर को स्टेपल्ड हेमोरॉइडोपैक्सी के नाम से जाना जाता है, स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी के नाम से जाना जाता है और सर्क्यूम्फेरेंशियल म्यूकोसेक्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नाम हैं, सर्क्यूम्फेरेंशियल म्यूकोसेक्टमी, स्टेपल्ड हेमोरॉइडोपैक्सी, स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी। 3 नाम आपको याद हो गया, रट आ गया एकदम। इंस्ट्रूमेंट सेट लगाने हैं जिसमें जनरल इंस्ट्रूमेंट और प्रोक्टोस्कोप लगाने हैं। ये प्रोक्टोस्कोप और जनरल इंस्ट्रूमेंट आपको ओपन और क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी के लिए लगाना है। ठीक है, आपको जो है स्टेपल्ड के लिए 5 स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओपन और क्लोज हेमोरॉइडेक्टमी के लिए जनरल इंस्ट्रूमेंट, प्रोक्टोस्कोप ले लेंगे, ड्रेसिंग का सामान ले लेंगे। जनरल इंस्ट्रूमेंट में क्या लेंगे? बीपी हैंडल, ब्लेड, किडनी ट्रे, बाउल ले लेंगे, कॉटन गॉज पीस ले लेंगे, नीडल होल्डर ले लेंगे, सीजर्स ले लेंगे और आपका जो है इसमें रिट्रैक्टर्स ले लेंगे अगर नीड है तो। इसमें मॉस्क्यूटो आपका ले लेंगे, मॉस्क्यूटो फॉरसेप आपका जो है, इसमें आर्टरी ले लेंगे आपका, इसमें जो है एलिस ले सकते हैं, बैबकॉक ले सकते हैं, एज़ पर नीड जो जनरल इंस्ट्रूमेंट है वो आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि एनल स्फिंक्टर इंजरी, आप ऑपरेशन कर रहे हैं वहीं पे स्फिंक्टर मसल्स है, इंजरी हो गई तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। क्रॉनिक पेन एंड ब्लीडिंग, बहुत समय तक दर्द रह सकता है, ब्लीडिंग रह सकता है। अगर आप इसे सर्जरी नहीं परफॉर्म करवाएंगे फिर भी दिक्कत होगा, सर्जरी परफॉर्म करवाएं तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत होगा, अगर रेयर है कि दिक्कत होगा, नहीं तो ठीक ही हो जाता है। ठीक है, तो मेनली कॉम्प्लिकेशन याद करिए। तो स्फिंक्टर इंजरी हो सकता है, पेन और ब्लीडिंग हो सकता है, फिकल इनकॉन्टिनेंस यानी स्फिंक्टर मसल्स वहाँ पे इंजर्ड हो रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे कंट्रोल कर पाइएगा अपने फिकल मैटर को? यानी जब आप डेली फ्रेश होने जाते हैं, सुबह में जब भी जाते हैं, तो आप उसे मान के चलिए वॉशरूम में कोई है तो आप कंट्रोल कर लिए, या फिर कभी आप बाहर हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में हैं, आप कंट्रोल कर लिए। लेकिन अगर हेमोरॉइड का केस है, ऑपरेट हुए हैं या फिर ऐसा, तो कभी कभी चांसेज होते हैं कि फिकल इनकंटिनेंस हो सकता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, बहुत समय तक कमर में और नीचे वाले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। एनल स्टेनोसिस हो सकता है, फिसर हो सकता है। फिसर यानी कि आपके जो है बाहरी हिस्से में कट लग सकता है पेरिनेल स्किन में। एनल स्टेनोसिस में यानी एनल में क्या हो सकता है कि नैरोइंग हो सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेट क्या होंगे स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी के लिए? तो इसमें ऑब्ट्यूरेटर है जो सबसे पहले इंसर्ट करते हैं, फिर एनल सर्कुलर डायलेटर है जो कि उसके ऊपर इंसर्ट करते हैं, पर्स स्ट्रिंग सूचर एनोस्कोप है। ठीक है, तो लाइन वाइज मैंने लिखा है जैसे जैसे इंसर्ट करते हैं प्रोसीजर के दौरान। सूचर थ्रेडर पुल है, ठीक है, सूचर थ्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। हेमोरॉइडल सर्कुलर स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे औजार्स हैं जिसका ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है मेनली। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है कि स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? रैपिड रिकवरी है, जल्दी आप ठीक हो जाइएगा। लेस पेन एंड शॉर्ट ऑपरेटिव टाइम, बहुत जल्दी ही ऑपरेशन हो जाएगा, कम दर्द में हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा ज़्यादा। ऑपरेशन के बाद भी बहुत कम दर्द होगा और घाव बनने की बहुत कम चांसेज होंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या है कि आपका वाइटल मॉनिटरिंग करते रहिए, प्रॉपर दवाइयाँ चलाइए, स्टूल सॉफ्टनर ले लीजिए, यानी कि
जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, यानी कि लैक्टुलोज वगैरह, ड्यूफेलक वगैरह दिया जाता है, यानी कि जिससे आपका लैट्रिन सही से हो, आपको प्रेशर महसूस ना हो। आपका क्या है कि वुंड मैनेजमेंट, प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह होने चाहिए। आपको जो है हाई फाइबर डाइट लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जल्दी अप्लाई करना चाहिए। कुछ ऐसे ऑइंटमेंट आते हैं, क्रीमाजेल वगैरह, एनोब्लिस वगैरह, जिससे कि आपका वहाँ पे जो भी इन्फ्लामेशन वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह की चांसेस होती हैं, पेन हो या फिर इरिटेशन हो, खुजली हो, तो वो ऑइंटमेंट लगाइएगा तो आपको आराम मिलेगा। तो ये आपका क्या है, तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन आप लोग की काम की है, तो आप लोग इसे पूरा पढ़िए। नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है इसी वीडियो में, तो जहाँ तक हो ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, तो अच्छे से पढ़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।